के साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर दे। हम लोगों के द्वारा अभी पुत्र भाव से संबंधित कक्षाएं चल रही है। विचार बना था कि जब कक्षा चल रही है तो किसी भी एक पुस्तक को आधार मानकर पुत्र भाव से संबंधित सभी विषय वस्तुओं का पुस्तक के सहारे अध्ययन किया जाए। तो हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक चयन किया था। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने श्लोक संख्या, इस पुस्तक के श्लोक संख्या 9-10 तक हम लोगों ने पढ़ा था। और पूर्व की कक्षा में यह भी बातें हुई थी कि इस पर विशेष कक्षा आयोजन होना चाहिए। वह जो 10वें श्लोक में जो अंत में लिखा गया है कि पंचमेश बली होगा तो सुपुत्र होंगे, यदि पंचमेश निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे। कुपुत्र का मतलब यह हुआ कि पिता पुत्र या माता पुत्र, पुत्र ही शब्द यहाँ पर दिया गया है। इसको संतान शब्द हम लोग समझे। क्या समझे? संतान समझे, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। ठीक इसी प्रकार 7वें श्लोक में भी लिखा गया है कि यदि चंद्रमा ओज राशि एवं ओज अंश में स्थित होकर, यदि चंद्रमा ओज राशि एवं ओज अंश में स्थित होकर 5वें भाव में हो और सूर्य से देखा जाता हो तो यह योग होने से पुत्र न हो या पुत्र के कारण क्लेश हो। क्लेश का मतलब समस्याएं हो। तो यदि पुत्र पिता का या पुत्र माता का मन मिलता है, अपनापन होता है, तो क्लेश होगा ही नहीं। क्लेश फिर होगा? तो फिर हम लोग कुंडली में कैसे देखें कि संतान से माता पिता का, या जिसकी कुंडली है, अब माता ही अपने कुंडली दिखला रही है कि हाँ कहिए हमारे संतान के साथ में क्या संबंध रहेगा, मन मिलेगा ना। या पुत्र पिता की कुंडली है, पिता पूछ रहे हैं कि हाँ हमारे पुत्र का संबंध कैसे रहेगा। तो केवल 2 सूत्रों से तो हम फलादेश नहीं कर सकते ना, इसकी व्याख्या आवश्यक है या नहीं है? तो यहाँ पर पिछली कक्षा में जो यह बातें हुई थी, इसको भी आप लोग नोट करें, रखें कि हम लोगों को इसको भी कुंडली पर लगाने हैं। एवं दूसरे सूत्र भी है जो यहाँ पर यदि पंचमेश बली होगा, यहाँ पर देखिए यदि 5वें भाव घर का स्वामी बृहस्पति, मंगल, सूर्य, यह चाहे कहीं भी हो पुरुष, किंतु पुरुष नवमांश में हो तो मुनियों का मत है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत से पुत्र होते हैं। अब पुत्र होगा या पुत्री, यह अलग विषय वस्तु है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है, बतलाया जा रहा है पुस्तक में कि 5वें घर का स्वामी यानी कि पंचमेश, बृहस्पति स्वयं पुरुष ग्रह है, मंगल भी पुरुष ग्रह है, सूर्य भी पुरुष ग्रह। अगर ये 4 ग्रह अगर नवमांश कुंडली में पुरुष राशि में ही हो, पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि का मतलब यह हुआ कि राशियों को गुणधर्म 2 प्रकार से पुरुष राशि कही जाती है। 1, 3, 5, 7, 9 एवं 11, यह पुरुष राशियां है। परंतु यहाँ जो बातें हो रही है इसमें हम लोग किसको किसको पुरुष राशि मानेंगे? 1 को भी मान लेंगे, 3 को नहीं मानेंगे, 8 को मानेंगे क्योंकि इनके स्वामी पुरुष राशि है। लेकिन इसमें भी उतने वो पूरे गुण नहीं आएंगे क्योंकि यह राशि सम है, स्त्री के भी गुण आ गए। फिर मंगल के गोचर देखा जाएगा कि उस वक्त, जिस वक्त गर्भावस्था की बात है, तो मंगल किस राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि मंगल देव पुरुष राशि के या पुरुष राशि में गोचर कर रहे होंगे तो फिर पुरुष, तो मंगल देव तो 1.5 महीने में गोचर में बदलते रहते हैं। और गर्भ की स्थितियां कितने महीने की होती है? 9 महीने। 9 महीने। तो 9 महीने में मंगल देव कितनी राशि बदलेंगे? 6, 1.5, 9, लगभग 6 राशि बदल लेंगे कि नहीं बदल लेंगे?
तो फिर जब 6 बार राशि बदलेंगे और बुध देव भी 9 महीने में लगभग 8 बार 9 बार राशि बदल लेंगे, तो कभी ये पुरुष राशि में जाएंगे, कभी स्त्री राशि में जाएंगे, तो गोचर के कारण भी निर्धारण नहीं हो पाए। गोचर के कारण निर्धारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो यह 8 नंबर की राशि को भी नहीं लेंगे, 3 नंबर राशि के स्वामी नपुंसक ग्रह है, इसको भी नहीं लेंगे, सूर्य की राशि ले लेंगे, शुक्र की राशि भी लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि शुक्र देव भी लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, और ये क्या है, यह स्त्री ग्रह है। जिस राशि की बात हो रही है वह स्त्री ग्रह है, वह हुआ या नहीं हुआ? हुआ गुरु जी। ये स्त्री ग्रह हो गए, इसलिए इन राशि को भी नहीं लेंगे। अब 9 नंबर की जो राशि है या 5 नंबर की राशि है, वो अगर इन्हीं राशियों में हो, नौमांश में अगर एक सभी ग्रह पंचमेश बृहस्पति मंगल एवं सूर्य, तो यह नियम निश्चित रूप से, या निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ज्योतिष है संभावनाओं का विषय है और संभावनाओं को निश्चितता में नहीं बदला जा सकता, लेकिन बल उसी पर मिलता है, और जो संभावनाएं होती है वही तो बाद में सत्य भी होता है ना। जी जी। हम सबों को इस प्रकार से समझना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि यदि पंचमेश बली होगा तो सुपुत्र होंगे, पंचमेश निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे। यहाँ पर यह बातें बतलाएगी। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे नियमित रूप से कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9472878981 पर मैसेज कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इन्हीं सूत्रों को हम लोग लग्न कुंडली पर लगाते हैं, साथ में अन्य भी बहुत से सूत्र होते हैं जो हमें गुरुजनों के द्वारा हमें बतलाया गया, और हम फलादेश में उसका उपयोग करते हैं, और अन्यत्र भी किसी जो गुरुजनों के द्वारा बतलाया सुझाया गया सूत्र है, वह कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी पुस्तक में पढ़े होंगे, तो वह आज भी किसी न किसी पुस्तक में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आइए चलते हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड के सहारे किसी कुंडली पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इन्हीं चीजों को। हाँ, व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिखा? जी गुरुदेव। जी गुरु। अब यहाँ पर देखा जाए, थोड़ा सा कुंडली की साइज बड़ा कर दे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। अब यहाँ पर पहले जो 2 सूत्र हम लोगों ने पढ़े, उन सूत्रों को इस कुंडली पर लगाते हैं। पहला सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या चंद्रमा ओज राशि का होकर, तो ओज राशि कौन सी राशि कही गई है? तो पुरुष राशि को ओज राशि कहा गया है। तो क्या अब ओज अंश में स्थित होकर, तो क्या चंद्रमा ओज अंश में स्थित है? देखा जाए, यहाँ पे चंद्रमा चौथे भाव में है। सूत्र पुस्तक में जो हम लोगों ने पढ़ा है वह सूत्र है कि चंद्रमा 5वें भाव में हो, सूर्य के द्वारा देखा जाता हो, यानी कि पूर्णिमा का जन्म हो, और चंद्रमा 5वें भाव में हो, सूर्य 11वें भाव में हो, यानी कि पूर्णिमा का दिन हो और जन्म लगभग 9 बजे से लेकर 11 बजे दिन का हो। इसी सूत्र को कई कायदों से हम लोग बोल सकते हैं कि सूर्यदेव 11वें भाव में हो, चंद्रमा 5म भाव में हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्णिमा का जन्म हो और सुबह के 9 बजे से 11 बजे के आसपास के बीच का जन्म, तो यही योग बनेंगे ना। और चंद्रमा ओज राशि में हो, कहाँ? नौमांश कुंडली में अंशात, जहां भी अगर बात लिखा गया हो कि अंश में स्थित होकर, तो जहां अंश की स्थित बात होती है वह नौमांश कुंडली की होती है। वह किसकी होती है?
नौ नौ मास में। नौ मांस की होती है। या इससे भी गहन अगर आप करते हैं तो D9 में देखें या D7 में देखें। D7 क्योंकि D7 कुंडली जो होता है यह संतान के बारे में देखा जाता है, प्रश्न संतान का है, और D9 से ग्रहों का बल देखा जाता है, सहयोग की बात है। तो अब इधर आकर जब से सॉफ्टवेयर की बात चली है कुछ वर्षों से, तब से लगभग सभी व्यक्ति सॉफ्टवेयर से कुंडली जनरेट करते हैं। पहले तो बर कुंडलियां बनाने में बड़े समय लगते थे। हम तो 3 कुंडली बनाते थे, लग्न कुंडली बनाते थे, दृष्टांत कुंडली बनाते थे, नवमांश कुंडली बनाते थे। यही तीनों कुंडली बनाने में जो आसान है, कम से कम 4 घंटे समय लगता था। पंचांग उस वर्ष का निकालो जी, समय संशोधन करो, लग्न स्पष्ट करो, दशम भाव स्पष्ट करो, ये करो। यदि पूर्व के कोई विद्वान होंगे जो इस प्रकार से कुंडली जो बनाते थे, हमारी मजबूरियों को खूब बढ़िया से समझ पा रहे होंगे कि बात कितनी मजबूरियां थी पहले, थी या नहीं थी? काफी थी। तो हम लोग सप्तमांश कुंडली में भी देख सकते हैं, लेकिन पुस्तक के आधार पर ही चले कि D9। तो यहाँ चंद्रमा जो है, अगर D9 कुंडली में ओज राशि यानी कि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि या कुंभ राशि में हो, नौ मांस कुंडली में यानी कि पुरुष राशि में हो, तो पुत्र से एक तो पुत्र हो ही नहीं, यानी कि यह संतान प्रतिबंधक योग भी है। यदि किसी शुभग्रह के गोचर के प्रभाव के कारण यदि संतान होता भी है, तो पिता पुत्र या माता पुत्र, यदि यह माता का कुंडली है तो माता से अपने पुत्र के से बनाव नहीं रहेगा। यदि पिता की कुंडली है तो पिता से संतान का बनाव नहीं रहेगा। तो यह पंचम भाव में जो हम लोगों ने जो चंद्रमा को रखा, यह प्रथम संतान के लिए है। अगर यही चंद्रमा की स्थिति 7वें भाव में हो जाए, सूर्यदेव लग्न में हो जाए, तो दूसरे संतान से मन नहीं मिलेगा। अगर यही चंद्रमा 9वें भाव में हो जाए और सूर्य तीसरे भाव में हो जाए, तो तीसरे संतान से समस्या। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? आगे बढ़ा जाए। शायद आप लोग हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद में, जो दोबारा जो एक 10वें श्लोक में था कि यदि पंचमेश बली होंगे, यदि पंचमेश बलवान होंगे तो पुत्र सुपुत्र होंगे, पंचमेश निर्बल होंगे तो पुत्र से मन नहीं मिलेगा। पुस्तक में तो स्पष्ट कुपुत्र शब्द लिखा गया है, पुस्तक में पुत्र लिखा हुआ। नहीं, कुपुत्र होंगे। यदि पंचमेश निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे, ऐसा लिखा गया है। तो इनको भी कई प्रकार से देखा जाता है, इनको भी कई प्रकार देखा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए, मंगल देव बकरी अवस्था में है, बलवान हो गए, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। बकरी ग्रह, कोई भी बकरी ग्रह हो वह बलवान होता है। सूर्य से भी ज्यादा बलवान बकरी ग्रह की उपाधि दी गई। यहाँ पे काफी बलवान हो गए, परंतु नवमांश कुंडली में देखा जाए मंगल क्या हो गए? नीच के हो गए। और नवमांश कुंडली में मंगल देव जिस राशि में है, वह राशि लग्न कुंडली के 8वें भाव में है। तो मंगल देव दिखने में तो मजबूत हैं, लेकिन वास्तविकता इनकी क्या हो गई? अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ।
बुरा हो गया गुरु, बुरा हो गया गुरु। बुरा हो गया। अब क्या प्रथम संतान से मन इनका मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या दूसरे संतान की बात की जाए? और सप्तमांश कुंडली में भी देखा जाए, मंगल देव शुक्र की राशि में है। मंगल देव मतलब शुक्र के साथ, मंगल देव शुक्र के साथ में है सप्तमांश कुंडली में। सप्तमांश कुंडली के पंचमेश को देखा जाए, भले ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन सप्तमांश कुंडली के पंचमेश बुध राहु से युक्त है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा है कि लग्न कुंडली में जिस प्रकार के योग बनते हैं, वे सभी योग वर्ग कुंडलियों पर भी लागू होते हैं, लेकिन जिस वर्ग कुंडली में वह योग बनता है, जीवन के उसी क्षेत्र में वह प्रभावी होता है। भले यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो देवगुरु बृहस्पति सप्तमांश कुंडली के अष्टमेश एवं एकादशेश भी हैं। अकारक हो गए कि नहीं? जी गुरु। और अकारक ग्रह हो करके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव प्रथम संतान का होता है। प्रथम भाव सब पंचम भाव प्रथम संतान का होता है। प्रथम संतान के भाव में अकारक ग्रह बैठे हुए हैं और उस अकारक ग्रह की दृष्टि पंचमेश पर भी है, और वह पंचमेश स्वयं राहु से युक्त है। तो जो ग्रह राहु से युक्त हो जाता है, उसके स्वभाव के बारे में आपको पता है। तो प्रथम पुत्र का स्वभाव कैसा हो जाएगा? खराब। यहां से आकलन किया जाए ना, कुछ तो आकलन हम सबों को करना चाहिए। यहां पर देखा जाए, लग्न धनु राशि की है, यानी कि यदि पिता की कुंडली है तो लग्न धनु राशि के हैं और लग्नेश नीच के हो गए। लग्नेश नीच के हो गए। यानी तो जो ग्रह नीच का हो जाता है, वह नीच के ग्रह उल्टे फल देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति काफी उदार ग्रह हैं एवं सबसे महापुरुष ग्रह हैं, तो इनमें बुद्धिमानी काफी है। लेकिन अब उस बुद्धिमानी का उपयोग नीच हो जाने से नीचता के साथ में करेंगे। एक तो यह हुआ। लग्न पर शनि की भी दृष्टि है, लग्न में राहु है, तो पिता का भी स्वभाव कुछ अच्छा दिख रहा है इस कुंडली में। नहीं। और मन से काफी मजबूत इनके पिताजी भी हो गए। पिताजी का भी स्वभाव कुछ अच्छा नहीं दिखा। एवं पुत्र की बात की जाए तो पंचम भाव में मंगल देव है, उग्रता तो दिखी गई प्रथम संतान में। और उग्रता किस प्रकार? तो यह मंगल नवमांश में नीच के हो गए, यानी कि कुतर्क वाली बातें। मन मजबूत है पिताजी का। और यहाँ देखा जाए कि यहाँ भी थोड़ा स्वभाव गलत हो गया कि नहीं हो हुआ? क्योंकि मंगल देव नीच के हो गए तो खराब फल देंगे कि अच्छा फल देंगे? खराब ही देंगे ना, तो बुद्धि तो थोड़ी खराब हो गई ना। जी गुरु। एवं पंचम से पंचम प्रथम पुत्र का जो बुद्धि का भाव जो नवम भाव हुआ, पंचम से पंचम पुत्र संतान है, तो संतान का जो बुद्धि भाव हुआ वह नवम भाव हुआ। नवम भाव के स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे बैठे हुए, ठीक है। नवमांश में भी स्वराशि के, यानी कि बुद्धिमान होगा, पुत्र भी बुद्धिमान होगा, क्योंकि पुत्र के बुद्धि भाव का स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे है, नवमांश में भी अपने स्वराशि में है। एवं D7 में भी प्रथम पुत्र के बुद्धि भाव के स्वामी सूर्यदेव लग्न कुंडली में मित्र के हैं, नवमांश कुंडली में स्वराशि के हो गए, D7 में स्वराशि के हो गए।
तो बुद्धि अच्छी होगी, लेकिन उस अच्छी बुद्धि के सहारे मंगल के नीच के हो जाने के कारण, नीच के होने के कारण कुतर्क करेगा। वही स्थिति यहाँ पर आ गई। D7 के पंचम भाव में देखा जाए अकारक ग्रह, तो यहाँ पर बुद्धिमता की कमी नहीं है, क्योंकि नवम अष्टम भाव के स्वामी जो होते हैं वह क्या प्रदान करते हैं, तो आकस्मिक सोच में वृद्धि करते हैं। तो वह सोच में वृद्धि कर रहे हैं, परंतु इस भाव का स्वामी राहु देव से युक्त हो गया और अकारक ग्रह जो बुरे फल लाता है उनके द्वारा दृष्ट हो गया। तो प्रथम संतान कैसा हुआ, फिर अच्छा हुआ या खराब हुआ? क्या मन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरु। नहीं मिलेगा। अब इन्हीं चीजों को हम लोग अन्य प्रकार से भी, अन्य सूत्रों के सहारे भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए कुंडली में हम लोगों को कई बातों को देखना चाहिए। पिता के कुंडली के 10वें भाव को अवश्य देखें। पिता के कुंडली के 10वें भाव के स्वामी को जरूर देखें प्रथम संतान के लिए। प्रथम संतान के लिए किस भाव को देखेंगे? पिता व्यक्ति जब बनता है प्रथम बार, तभी तो 10वां भाव एक्टिवेट होता है ना। शायद आप लोग नहीं समझ रहे। आप लोग देखेंगे, आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाएं या अपने मित्रों की कुंडली पर लगाएं, जिसके 10वें भाव के स्वामी अच्छे स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव गुण पिता की तरह हो जाता है। यहां पर देखा जाए कि लग्न कुंडली में 10वें भाव के स्वामी बुध देव अपने मित्र राशि के होकर 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह को खराब नहीं माना जाता, अच्छा ही माना जाता है। 11वें भाव के स्वामी खराब फल देते हैं, यह सभी पुस्तकों में वर्णित है, लेकिन यह भी वर्णित है कि 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो अच्छी स्थिति हो गई। अपने बुध एवं शुक्र में मित्रता है या नहीं है? शुक्र भी बुध को मित्र मानता है एवं बुध भी शुक्र को, और दोनों में यहाँ पर देखा जाए तत्कालिक मित्रता है, जिसके कारण अति मित्र हो गए। तो पिता के स्वभाव के जैसा पुत्र का भी स्वभाव हो जाएगा। तो स्वभाव एक ही प्रकार के हो गए, तो स्वभाव एक प्रकार का हो जाना मन मिलना नहीं कहा जाता। स्वभाव में थोड़ा हल्का हेर फेर हो सकता है। यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति नीच के हो गए तो व्यक्ति स्वार्थी हुआ या नहीं हुआ? जी गुरु। तो कोई भी काम होगा तो यह पिता चाहेगा कि मैं अब मेरा मान सम्मान बढ़े, पुत्र चाहेगा मंगल होने के कारण, बकरी मंगल होने के कारण, मूल त्रिकोण राशि होने के कारण, नवमांश में नीच हो जाने के कारण पुत्र चाहेगा कि मेरा नाम हो। तो ईगो के कारण समस्याएं आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकते हैं। इसके अलावे एक और सूत्र है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, श्लोक हम भूल रहे हैं, भावार्थ याद है। उस भावार्थ के आलोक में यह सूत्र बनता है कि पंचमेश को देखें सबसे पहले कि पंचमेश कहाँ है। इस उदाहरण कुंडली में पंचमेश पंचम भाव में ही है। पंचमेश कहाँ है? पंचम भाव। पंचम भाव में। तो शब्द है लग्नारूढ़, शब्द है लग्नारूढ़। ठीक इसी प्रकार से
यदि पंचम भाव प्रथम संतान के बारे में देखा जा रहा है तो पंचमारूढ़, यदि दूसरे संतान का देखा जा रहा है तो सप्तमारूढ़, तीसरे संतान के बारे में देखा जा रहा है तो नवम भाव का जो आरूढ़ बनता है। तो हम लोग आरूढ़ कैसे देखें? क्या आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि आरूढ़ क्या होता है? आरूढ़ क्या होता है? यदि इसके बारे में कोई सदस्य जानता हो तो कृपया कम से कम एक वाक्य बोले। चलिए मैं ही बताता हूं। तो अब यहां पर पंचम भाव के स्वामी की बात की जा रही है, पंचमारूढ़। तो पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही है, यहां से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जिस भाव का विचार करना हो, मान लिया जाए कि D7 कुंडली को ही अगर हम लोग लग्न कुंडली मान लेते हैं तो पंचम भाव के स्वामी D7 कुंडली में कहां बैठे हुए हैं? नवे भाव में, 9वें भाव में बैठ गए। हम लोग इस D7 कुंडली को ही D1 मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए। तो पंचमारूढ़ देखने के लिए पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर यह कितने भाव आगे हो गए उसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 भाव आगे हो गए। फिर पंचम भाव के स्वामी जहां बैठे हुए हैं वहां से फिर उतने ही भाव आगे गिनेंगे। तो बुधदेव जहां पर हैं वहां से 5 भाव आगे गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो इस कुंडली को जो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले माना कि D1 कुंडली, इसी को मान लिया जाए तो पंचमारूढ़ कौन हो गया? पंचमारूढ़ कौन हो गया? लग्न हुआ ना? जी। पंचमारूढ़ लग्न ही बन गया। अगर यहीं अब देखा जाए, यदि ऊपर वाले D1 कुंडली का लग्नारूढ़ देखना है तो D1 कुंडली का लग्नारूढ़ कौन होगा? तो D1 के लग्नेश दूसरे भाव में है, तो उस लग्नेश से कितने भाव आगे देखेंगे हम लोग? जितना भाव लग्न से लग्नेश दूर है उतना ही भाव आगे। तो लग्न से लग्नेश दूसरे भाव में है, तो फिर हम लोग दूसरा भाव देखेंगे, यानी कि तीसरा भाव लग्नारूढ़ हो गया। कौन सा भाव लग्नारूढ़ हुआ? तीसरा भाव। तीसरा भाव लग्नारूढ़ हो गया। यदि यही लग्नेश देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में होते तो चौथे से चौथा लग्नारूढ़ हो जाएगा। तो फिर कौन सा लग्नारूढ़ हो गया? तो फिर सप्तमा भाव लग्नारूढ़ हो गया। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि लग्नारूढ़ या पंचमारूढ़ या सप्तमारूढ़ या चौथारूढ़ या एकादशवारूढ़ आरूढ़ कैसे हम लोग देखें, यह तो स्पष्ट हो गया ना? जी गुरुजी, ये तो समझ गए पर ये अब देखना क्या है, अब यदि कोई लग्न, अगर लग्नेश लग्न में ही हो तो लग्नारूढ़ कौन हो जाएगा? लग्न ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग इस D1 को छोड़ते हैं, सप्तमे से D7 ही इसको अब मानेंगे। तो इस लग्न कुंडली में पंचमारूढ़ कौन सा भाव हुआ? इस लग्न कुंडली में पंचमारूढ़ पंचम भाव ही बना। पंचम भाव ही बना कि नहीं बना? क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में ही है। गुरु है। आरूढ़ लग्न बता रहे गुरुदेव। हाँ जी। तो फिर तो पंचमेश ही बना। हाँ, तो पंचम भाव का आरूढ़ पंचम भाव ही बना। तो पंचम भाव, अब यहाँ पर यह देखना है कि लग्नारूढ़
एवं पंचमारूढ़ के स्वामियों में कम से कम या स्वामी या भाव दोनों को ही देख ले। यदि स्वामी एवं भाव में छठे, आठवें, 12वें का संबंध हो तो अच्छी बात नहीं है। यह शत्रुता की तरफ लेकर जाता है। किसकी तरफ? शत्रुता की तरफ। जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि पिता पुत्र को अपना शत्रु नहीं मानेगा, पुत्र पिता को शत्रु नहीं मानेगा, लेकिन स्वभाव के कारण दोनों के स्वभाव एक ही जैसे होंगे, लेकिन अपने अपने विचारों के राजा होंगे, लेकिन अंतरात्मा का मन नहीं मिलेगा। क्योंकि लग्नारूढ़ यहाँ पर हो गया, पंचमारूढ़ यहीं पे है। यह 3-11 का संबंध बना। 3-11 का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु। 3-11 का संबंध ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और अत्यधिक ऊर्जा होना भी अच्छी बात नहीं। यदि एक दूसरा हो, द्विद्वादश हो, आगे पीछे लग्नारूढ़ हो या पंचमारूढ़ हो जाए तो मिला जुला रहता है। क्या होता है? मिला जुला रहता है। लेकिन यहाँ पर तीसरा 11वां संबंध बन रहा है। यह ऊर्जा प्रदान करता है। शेष जितने संबंध होते हैं सामान्यतः अच्छे होते हैं। यहां तक बात स्पष्ट हो गया? आगे चला जाए। जी गुरुदेव। तो तीसरा 11वां संबंध पराक्रम के तरफ दर्शाता है। तीसरा कार्य करने वाला हाथ है, 11वां जो है इच्छा है। यहाँ पर तो यह अच्छा बना, लग्नारूढ़ से अच्छा हो गया। स्वभावों में मेल तो दिख ही रहा था ना, स्वभावों में भी मेल दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? स्वभावों में समानता हम लोगों ने पाया था कि नहीं पाया था? पाया था गुरुदेव। स्वभाव में भी समानता पाया, यहाँ पर पराक्रम एवं इच्छा में भी मेल पाया। अब देखिए दूसरा और सूत्र, यदि पंचमेश एवं लग्नेश में संबंध बने, यदि पंचमेश एवं नवमेश में, भले पंचमेश एवं लग्नेश में किसी भी प्रकार का संबंध बने, तो यानी कि इस सूत्र के 2 भाग हैं। रुकिए, इसको मिटाने दीजिए फिर हम। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे नियमित रूप से कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, यहाँ से आप शामिल हो सकते हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि यदि पंचमेश यानी कि संतान भाव के, जिस संतान की चर्चा करनी, पहला है तो पंचम, दूसरा है तो 7वां, तीसरा है तो 9वां, चौथा है तो 11वां, यही सूत्र सभी भाव पर लगेंगे। इससे देखा जा सकता है कि व्यक्ति के प्रथम पुत्र से मन मिलेगा या नहीं, दूसरे से मिल रहा है, तीसरे से मिल रहा है। जिसके 3-4 पुत्र होते हैं या संतान होते हैं, देखा जाता है कि किसी न किसी 1-2 से मन उतना नहीं मिलता और 1-2 से मन काफी मिलता है। आपस में प्रेम कुछ ज्यादा होता है, कुछ से कम होता है कि नहीं होता है? होता है गुरु। होता है गुरु। क्योंकि हमारे पास में ही 2 पुत्र है। सत्यता तो स्वीकारना ही पड़ेगा, सत्यता स्वीकारना पड़ेगा। हम भी बड़े लड़के को कभी कभी डांट देते हैं, लेकिन छोटा लड़का कुछ भी बोलता है उसको हमने आज तक डांटा ही नहीं।
तो यही है ज्योतिष का मत। हालांकि दोनों हमारे ही हैं। खाना खाने के लिए जब तक बड़ा लड़का खाना नहीं खा लेता, मैं नहीं खाता। हम पूछते हैं कि वो खाया कि नहीं खाया, तो हाँ वो खा लिया, तो फिर हम खाना खाएंगे, और नहीं तो साथ में ही खाएंगे, एक जगह आमने सामने बैठकर, बड़ा लड़का के लिए। तो यह है आपस में प्रेम की बात है। लेकिन मन मिलना ना मिलना वो अलग की बात है। तो यदि लग्नेश एवं पंचमेश का किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो व्यक्ति में क्या होता है, संतान के मनों में, आकांक्षाओं में समानता मिलती है। आकांक्षाओं में समानता मिलती है। आकांक्षाओं में समानता होती है। परंतु यहाँ पर देखा जाए कि मंगल एवं गुरु एक दूसरे से चौथे दसवें हैं। चौथे दसवें का भी संबंध अच्छा माना जाता है, एक दूसरे से केंद्र में है। पंचम भाव का कर्तव्य भाव वहां होता है। लेकिन दोनों स्वामी में संबंध केंद्र भाव का चौथे दसवें का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है गुरुजी। बन रहा है। परंतु यहां पर देखा जाए कि इसी उदाहरण कुंडली में अगर बड़ा संतान अगर लड़का होगा, तो उसका कर्म किस प्रकार का होगा? छोटा कर्म होगा, या अच्छा महापुरुषों वाली कर्म होगा, या वैसा कर्म होगा जिसका सराहना ना किया जा सके? तो यहाँ पर देखा जाए कि पंचम भाव के 10वां भाव जो होता है, उसी भाव में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं। तो एक तो यह लड़का जो संतान हुआ उग्र भी हो गया, एवं इनके कर्म भी खराब हो गए, और पंचमेश भी नवमांश में नीच के है। तो लड़का का कर्म खराब हुआ या नहीं हुआ? खराब हुआ। लड़के का कर्म भी खराब हुआ। और व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति की कुंडली है, उसके लग्नेश भी नीच के हैं, तो उसका भी स्वभाव तो थोड़ा वही हो गया ना। तो दोनों की इच्छा की भी पूर्ति हो। यह जो हम लोगों ने अभी लग्नारूढ़ लग्न के बारे में, पंचमारूढ़ के बारे में जो चर्चा किया था, तो वहां पे तीसरे का संबंध बना था। लग्नारूढ़ या लग्नारूढ़ तीसरा भाव हुआ था, और पंचमारूढ़ स्वयं पंचम भाव, तो तीसरे का संबंध बना, तीसरे 11वें का। दोनों की स्वामियों की भी बात की जाए तो दोनों का वही तीसरे 11वें का संबंध बना। तो एक इच्छा दूसरा उत्साह, तो इनका भी स्वभाव थोड़ा गड़बड़ हो गया। लड़के का कर्तव्यशीलता भी गड़बड़ हुई। यानी कि दोनों में तो पूरक तो बन ही रहा है। समानता तो दिखने में कई सूत्रों से समानता दिखी या नहीं दिखी? अब यहां पर यदि पंचम भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी, यदि दोनों में संबंध बने, तो नौवां भाव बुद्धिमता का होता है पंचम भाव के, एवं व्यक्ति के लिए यह भाग्य भाव है। तो यदि प्रथम संतान की बात की जाए, तो पंचमेश का संबंध किसी भी प्रकार से नवम भाव के स्वामी से बन जाता है, तो बुद्धि एवं भाग्य का सम्मिश्रण हो जाता है। तो पुत्र कैसा होता है, संतान कैसा होता है? भाग्यशाली होगा। और लग्नेश पंचमेश का संबंध बने तो आकांक्षाओं की पूर्ति देता है। तो इनका भी स्वभाव है कि थोड़ा गड़बड़े सड़बड़ हो, लेकिन कर्तव्य हो, तो इसका भी तो कर्तव्य वैसे ही हुआ। दोनों गड़बड़ हो गया कि नहीं गड़बड़ हो गया? पर D9 में गुरुदेव स्वराशि के भी हैं। क्या गुरुदेव D9 में स्वराशि के हैं, तो गुरुदेव लग्नेश उतने खराब नहीं हुए। नहीं हुए, लेकिन नीच भंग तो नहीं हो रहा है ना। जी जी। नीच भंग होता तब तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन नीच के हैं तो सही, कुछ ना कुछ तो नीचता रहेगा ना। हाँ, लेकिन उतने खराब नहीं करेंगे जितना किए।
अब इसके बाद में जो संबंध कितने प्रकार के होते हैं आप सबको मालूम है, जैसे कि परस्पर दृष्टि संबंध हो जाए, राशि परिवर्तन संबंध हो जाए, या एक दूसरे के नवमांश में भी परिवर्तन हो। तो गुरुदेव तो अपने स्व नवमांश में है, मंगल देव नवमांश में परिवर्तन है, तो कर्क राशि में तो गुरु मंगल का नवमांश भी परिवर्तन नहीं है, दृष्टि संबंध नहीं है, लेकिन चौथे 10वें का संबंध है। यहाँ तक बात है। जिस संतान के बारे में चर्चा की जा रही हो, प्रथम संतान, दूसरा संतान, तीसरा, तो प्रथम संतान के लिए पंचम भाव, दूसरे संतान के लिए 7वां भाव, तीसरे संतान के लिए 9वां भाव। तो संबंधित भाव में हम लोग चर्चा पर पंचम भाव को लेकर कर रहे हैं प्रथम संतान के लिए। तो यदि पंचम भाव में या संबंधित भाव में लग्नेश या त्रिकोणेश हो, या शुभ भावों के स्वामियों की दृष्टि हो, तो अच्छी बात है। हाँ, इससे पहले वाला सूत्र पर इस कुंडली पर हम लोगों ने नहीं लगाया था। यहाँ पर नवमांश कुंडली का, लग्न कुंडली का 9वें भाव का स्वामी एवं लग्नेश, ये तो संबंध नहीं देखने हैं। 9वें भाव के स्वामी एवं पंचम भाव के स्वामी का संबंध देखना है। यदि संबंध बनता है तो अच्छी बात है। तो मंगल देव चंद्रमा की राशि में है, सूर्यदेव स्व राशि के हैं, यह भी परिवर्तित, यह भी योग न बना। सूर्य मंगल की दृष्टि भी आपस में नहीं है। यह क्या है? खडाष्टक है। यह क्या है? तो इसमें पंचमेश एवं नवमेश में किसी भी प्रकार का संबंध है? नहीं है। और खडाष्टक योग में भी है। तो जब खडाष्टक योग हुआ तो आपस में शत्रुता दिखती है। तो कहने का मतलब यह है कि पुत्र आज्ञाकारी नहीं हुआ, वो अपने स्वभाव से किसी अन्य कार्यों को अपने स्वार्थ हेतु करेंगे, लड़का अपने कार्यों को अपना करेगा। अब वह अलग अलग की बात है। पिता जो है कोई भी काम करेंगे अच्छा या बुरा तो उसमें ज्यादा दिमाग लगा कर करेंगे, लेकिन यह व्यक्ति अपना दिमाग भी नहीं लगाएगा। यह दिमाग लगाने के लिए बोलेंगे और यह पुत्र क्या कहेगा? आपका उम्र अधिक हो गया है, खून धंधा हो गया है, ऐसे नहीं ऐसे हो, अभी जाते हैं कर ले। ऐसी स्थितियां हो सकती है। संबंधित भाव में लग्नेश बैठ जाएं या त्रिकोण भाव के स्वामी बैठ जाएं, या लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए या त्रिकोण भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, या किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि बन जाए, तो अच्छी बात है। यह क्या होता है? यह पुत्र को गुणवान बनाता है, यानी संतान को गुणवान बनाता है, सुशील बनवाता है, उन्नतिशील बनाता है, क्योंकि यह राजयोग प्रदाता सूत्र भी है। यह योग यदि पंचम भाव में लग्नेश बैठ जाए या त्रिकोण भाव या केंद्र भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो यह राजयोग प्रदाता हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा गुरुजी। तो जातक स्वयं सभी सुखों को भोगने वाला हो जाता है। तो जब सभी सुख में, तो पुत्र सुख या संतान सुख भी तो है। तो पुत्र आज्ञाकारी होगा, सुखी होगा, गुणी होगा, सुशील होगा, उन्नतिशील होगा, तभी तो पंचम भाव के फल उसको योग मिलेंगे। यदि पंचम भाव में छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी, 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर खराब होकर के बैठ जाए, निर्बली होकर के बैठ जाए, तो पुत्र से शत्रुता भी होता है, संतान से व्यवहार ठीक नहीं होता। परंतु यहाँ पर यह सूत्र लागू नहीं हो रहा।
यह तो द्वादश शेष भी हैं, लेकिन यदि द्वादश शेष होकर मंगल यहाँ पर स्वराशि का भी तो है, यदि स्वराशि का हो गया तो द्वादश शेष होने का दोष समाप्त हो गया। अगर छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाता है तो संतान के व्यवहार से पिता का व्यवहार नहीं मिलता, यानी कि मन अंतरात्मा खुश नहीं रहता। सप्तमांश कुंडली में भी कुछ सूत्र लगाए जाते हैं जो हम लोग फिर आने वाली कक्षाओं में पढ़ते हैं। सप्तमांश कुंडली में देखें किसको किसको देखें तो सप्तमांश कुंडली किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमांश कुंडली व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि व्यक्ति की कुंडली होती है ये। और सप्तमांश कुंडली का पंचम भाव जो होता है वह व्यक्ति के प्रथम संतान का प्रतिनिधित्व करता है, सातवां भाव दूसरे संतान का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से अन्य भावों के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों को संबंधित भाव का स्वामी को देखना चाहिए। अब प्रथम भाव के ही यानी कि पंचम भाव से ही यानी प्रथम संतान के बारे में ले लें तो D7 कुंडली के लग्नेश जो यहाँ पर शुक्रदेव हैं इनको ले लेंगे, एवं पंचम भाव के स्वामी को ले लेंगे तो पंचम भाव के स्वामी बुधदेव हो गए। यदि इनका संबंध छठे, आठवें का बनता है D7 कुंडली में तो क्या होता है, खुशी कम चिंता अधिक, खुशी कम चिंता अधिक। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों ने यहाँ पर अभी लग्न कुंडली में देखा कि पंचमेश यहाँ मजबूत है, मूल त्रिकोण राशि में होकर के बकरी है, उग्रता ज्यादा है, और यहाँ पर सोच में विकृति हो गया। यह कहेंगे दिमाग लगा के काम करो और ये कहेगा कि जल्दी कर लो, तो मन में खुशी कम और उग्रता के कारण काम गड़बड़ करेगा, बदनामी करेगा, तो चिंता ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लग्न कुंडली के फलादेश एवं D7 कुंडली के फलादेश में गहनता से अगर विचार किया जाए तो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? अगर यही संबंध द्विद्वादश का हो जाए तो मिला जुला। अगर D7 कुंडली में ही अगर एक दूसरे के सामने हो, सातवें हो, तो दोनों में गहरा लगाव होता है, पिता पुत्र में गहरा लगाव होता है। यदि नवम पंचम का संबंध हो जाए तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और पिता को भाग्यशाली बना देता है, यानी कि पुत्र के सहारे पिता का नाम यश आगे बढ़ जाता है, क्योंकि D7 कुंडली में नवम पंचम का योग बन जाएगा। अगर चौथे दसवें का संबंध बनता है तो चौथा दसवां, चौथा सुख का भाव होता है, दसवां कर्म का होता है, तो कार्यों में दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जी गुरुदेव, एक प्रश्न मन में आया था, पूछूं? हाँ जी, पूछिए, क्यों नहीं पूछिए। आज की जो बढ़िया कक्षा है उसके संदर्भ में एक श्लोक बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, स्वस्थानं सप्तमं नैवं पदं भवतुमर्हति तस्मिन् पदत्वे विजिनेयं मध्यम क्रमात् पदं यथा तूर्य स्थिते नाथे तूर्यमेव पदं भवेत् सप्तमे च स्थिते नाथे विघ्नेयं दशमं पदम। ये जो पद कुंडली या आरूढ़ कुंडली है उसमें खुद का स्थान एवं जो सप्तम स्थान होता है वो कभी पद नहीं हो सकता। अगर गिनती करते अगर आप वहां पहुंच जाए तो जहां आप रुके हैं वहां से 10वां स्थान पद होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो वह तो गंभीरता पूर्वक के लिए ना, हल्का फल्का जब क्लास होती है, जो चल रहा होता है, तो जहां तक हम लोगों ने अभी पढ़ा
उतना ही आवश्यक था, हमने चर्चा किया। यदि उस पर विशेष से चर्चा हम लोग करते तो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एवं समझा तो फिर यह विषय वस्तु कुछ छूट जाता कि नहीं छूट जाता? जी गुरुदेव, अवश्य ही छूट जाता। तो आरूढ़ से फलादेश कैसे किया जाए, यह अलग विषय वस्तु है। यदि आप लोगों की इच्छा हुई समूह में लिखें। हालांकि आज मंगलवार दिन है, यह भी बतलाया गया है कि समूह में व्यक्तियों के सुझाए गए विषय वस्तुओं के आधार पर मंगलवार को कक्षा आयोजित की जाएगी। आप लोगों ने समूह में किसी भी सदस्यों के द्वारा आज की कक्षा के लिए कोई भी विषय वस्तु नहीं सुझाया गया था। आप सबों को लिखना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न, 2 प्रश्न समझिए कि है अभी, तो दोनों प्रश्नों के लिए शांति चाहिए, व्यस्तता न चाहिए। तो अभी हमारे घर में कल उपनयन है, हो सकता है कल कक्षा स्थगित रहे। पिछले दिनों घरेलू कार्यों के कारण व्यस्तता पूरे 1 महीने थी। तो आप लोग लिखें। हम जब सुबह दोपहर में जब हम समूह हमने देखा है कि कोई प्रश्न लिखा गया है कि नहीं पिछले सप्ताह से अभी तक, तो आज तक एक भी प्रश्न आप लोगों ने नहीं लिखा, तो कम से कम कुछ आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जी गुरुदेव, अवश्य देना चाहिए। और ये जो मंगल देव पंचम भाव में स्वराशि आरूढ़ लग्न बना रहे हैं खुद के ही भाव से, इसी संदर्भ में मैंने बात किया कि ये आरूढ़ लग्न के जो गिनती करते हैं और वो अपन